एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें 2007 का एक सीन दिखाया जाता है जहां ओलंपिक सिलेक्शन चल रहा था। इस नेशनल स्विमिंग कंपटीशन में सियोंगो ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस मैच को देखने के लिए सियोंगो को चेयर करने के लिए उसके मॉम डैड दोनों ही नहीं आ सके थे, क्योंकि सियोंगो की मॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम करती थी, इसलिए वो ज्यादातर टाइम आउट ऑफ सिटी रहती थी। और सियोंगो के डैड एक डॉक्टर थे, इसलिए वो भी अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं आ सके थे। इसीलिए सियोंगो काफी था, लेकिन उसे चेयर करने के लिए रियू पहुंच गई थी, जो अकेले ही बहुत जोरों से चिल्ला कर सियोंगो को चेयर कर रही थी, जो देखकर सियोंगो को पहले तो थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होता है, बट वो उसके चेयर करने से कहीं न कहीं बहुत खुश भी हो रहा था और वो ये कंपटीशन जीत जाता है, जिससे रियू और सियोंगो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हुए थे। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, रात के 3 बज रहे थे। रियू अचानक से बहुत ही जोर से चिल्लाती है। ये सुन सियोंगो की भी नींद टूट जाती है। वो अपनी खिड़की खोलकर उसे चिल्लाकर कहता है कि पागल हो गई हो क्या जो इतनी रात को चिल्ला रही हो, टाइम तो देख लो। रियू कहती है 3 बज रहे हैं तो मुझे इससे क्या। सियोंगो कहता है कि इतनी रात तक तो पंछी और जानवर भी सो जाते हैं, फिर तुम इतनी रात को जाग कर क्यों चिल्ला रही हो। रियू उसे चिढ़ाते हुए कहती है क्यों मेरी आवाज से बेबी जग गया, क्या बेबी की नींद टूट गई है, उसे नींद नहीं आ रही है, क्या मैं आकर उसे लोरी सुनाऊं। ये सुन सियोंगो चिढ़कर उसे चुप करा देता है। रियू हॉरर मूवी देख रही थी, सियोंगो उसकी एंडिंग स्पॉइल कर देता है। इससे रियू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सियोंगो ईयरबड लगाकर सो जाता है और रियू चिल्लाते रह जाती है। सुबह सियोंगो अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, जहां हमें पता चलता है कि सियोंगो अभी भी अपनी मॉम से नाराज है उसके साथ कोरिया में ना रहने के लिए, पर वो अब यूज्ड टू हो चुका है। इसलिए जब उसकी मॉम कहती है कि वो कल से उन सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगी, सियोंगो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ज्यादातर ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ और वैसे भी आपको भी तो अपने काम के लिए वापस जाना होगा। ये बोलकर वो ऑफिस चला जाता है। ये सुन सियोंगो की मॉम को बहुत बुरा लगता है। इधर ऑफिस में नायुन सियोंगो को खुशखबरी सुनाती है, उनका प्रोजेक्ट दोबारा चालू हो गया है और उन्हें एक बहुत ही बड़ी कंपनी से ऑफर आया है रिटायरमेंट कम्युनिटी बिल्डिंग बनाने के लिए। इसलिए म्योंग्यू अपनी कंपनी के साथ मीटिंग फिक्स करता है। इसके साथ ही सियोंगो एक कंपटीशन में भी हिस्सा लेता है। इसमें उनके हाई स्कूल की जिम का रीमॉडलिंग एंड एक्सपेंशन होने वाला था। इधर रियू का डेली रूटीन चालू हो जाता है, जिसके लिए उसने पूरा टाइम टेबल सेट किया होता है कि कब क्या करेगी। सुबह देर से उठकर खाना खा पीकर टीवी देखकर लैपटॉप में कुछ प्रोग्रामिंग करके फिर से खाना खाकर टीवी देखना, फिर थोड़ी देर सोने के बाद ऐसे ही लेटे रहना, इससे भी दिन खत्म नहीं होता है। इसलिए वो सियोंगो को कॉल करके शाम को 6 बजे लाइब्रेरी में कॉमिक पढ़ने के लिए कहती है, लेकिन सियोंगो तो उसे पहली बार में ही मना कर देता है क्योंकि वो काम में बिजी था। तो रियू अपनी बेस्ट फ्रेंड मोयुम को बुला लेती है। अब दोनों बैठकर कौन सी कॉमिक पढ़ेंगे ये सोच रहे होते हैं। तभी सियोंगो भी आ जाता है तो रियू उससे कहती है कि तुम तो नहीं आने वाले थे। सियोंगो कहता है मैं तुम्हारे बुलाने पे वैसे भी नहीं आया हूँ, मुझे तो एक बुक चाहिए थी। ये बोलकर वो टेबल से एक रैंडम बुक उठा लेता है जिसका नाम द प्रिंसेस होता है। ये देखकर रियू उसे चिढ़ाने लग जाती है। तो ऐसे ही थोड़ी नोक झोंक के बाद तीनों घर के लिए निकल लेते हैं। तो रियू उन दोनों से बोर्ड गेम्स खेलने के लिए चलने को कहती है, क्योंकि अभी भी उसके पास 2 घंटे का टाइम बचा हुआ था। सियोंगो को ऑफिस का कुछ काम था और मोयुम को अपने एग्जाम के लिए पढ़ना था, इसलिए दोनों उसे छोड़कर चले जाते हैं। रियू अकेले घूमने निकल जाती है। अगले दिन रियू अपनी मॉम डैड के रेस्टोरेंट में आती है, जहां वो उनकी हेल्प करने की बात करती है, लेकिन मॉम उसे मना कर देती है। तभी उनके शॉप में एक लेडी आती है जो थोड़ा ज्यादा फूड ऑर्डर करती है। उन्हें देखते ही रियू पहचान लेती है, क्योंकि वो उसकी हाई स्कूल टीचर थी जो कि अब प्रिंसिपल हो गई हैं। टीचर भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं, तो रियू खाना ले जाने में उनकी हेल्प करती है। इतने साल बाद स्कूल को दोबारा देखकर रियू को बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहती है हमारा स्कूल बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि आप प्रिंसिपल बन गई हैं। तो टीचर कहती है कि मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है, तुम स्कूल में कितनी शरारती एंड चाइल्डिश हुआ करती थी, पर अब देखो तुम कितनी बड़ी और सक्सेसफुल हो गई हो। वैसे क्या तुम कोरिया वेकेशन के लिए आई हो? हम सब टीचर्स को जब पता चला कि तुम ग्रिप कंपनी में काम कर रही हो, हम सब बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। आज भी हम तुम्हारे बारे में स्कूल में बातें करते हैं। हमारे स्कूल की सबसे मशहूर स्टूडेंट में से एक हो तुम। अभी वो लोग स्कूल के गेट के सामने सियोंगो को देखते हैं। टीचर उसे भी देखकर बहुत खुश होती हैं, तो वो दोनों से बात करती हैं और जानकर बहुत खुश होती हैं कि सियोंगो उनके स्कूल जिम के रीमॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है।
टीचर उनसे पूछती है क्या आज दोपहर को उनके पास थोड़ा टाइम होगा। अब स्योंगहो को साइट चेक करना था, रियू फ्री थी इसलिए वो हाँ कर देती है। तो टीचर रियू को स्कूल में इनवाइट करती है बच्चों से बात करने, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आज रियू इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है, स्टूडेंट्स को भी तुम्हारे बारे में जानकर अच्छा लगेगा। रियू ने पहले ही हाँ कर दिया था तो इसीलिए वो उन्हें मना नहीं कर सकती थी और अभी वो उन्हें बता भी नहीं सकती थी कि अब वो ग्रिप में काम नहीं करती है। रियू स्टूडेंट से बात करने आ जाती है, बच्चे उससे काफी सारे सवाल पूछते हैं, वो उन्हें काफी अच्छे से जवाब देती है। तभी एक लड़की उससे पूछती है क्या ग्रिप में काम करना ही उनका ड्रीम था। रियू कहती है पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। तो वो पूछती है कि फिर हाई स्कूल में आपका क्या ड्रीम था। इस बात पर रियू सोच में पड़ जाती है। इधर स्योंगहो स्विमिंग पूल देखकर अपना पास्ट याद आ रहा था जिसे वो काफी सैड लग रहा था। कुछ देर बाद रियू बाहर आती है तो उसे स्योंगहो मिलता है। स्योंगहो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन रियू तो काफी अपसेट लग रही थी तो स्योंगहो उसे अपने साथ कहीं जाने के लिए कह रहा था। रियू कहती है कि उसे अभी कहीं नहीं जाना है, उसे बस थोड़ी देर शांति चाहिए। ये बोलकर उसे इग्नोर करके जाने लगती है तो स्योंगहो उसकी गर्दन पकड़ के रोकता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब दोनों स्कूल के पीछे 2 पेड़ के पास मिट्टी निकालकर अपना टाइम कैप्सूल ढूंढ रहे होते हैं। इसमें 10 साल पहले इन्होंने कुछ लिखा था अपने 10 साल बाद के लिए, पर रियू का अभी बिल्कुल भी इसे ढूंढने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि वो अभी बहुत ही एम्बेरेस्ड फील कर रही थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और स्टूडेंट को भी बेशर्मों की तरह लेक्चर देकर आ गई। स्योंगहो कहता है इसमें एम्बेरेसमेंट की क्या बात है, तुमने 10 साल से भी ज्यादा ग्रिप में काम किया है, तुमने काम करके वहाँ से जो एक्सपीरियंस किया वही तो तुमने स्टूडेंट को बताया है, इसीलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। पर रियू बिना कुछ कहे घर के लिए निकल जाती है। स्योंगहो भी टाइम कैप्सूल को ढूंढना बंद करके उसके पीछे आता है। रियू घर आती है पर घर पे भी उसके लिए कोई काम नहीं था, इसीलिए वो एक तरह से काम ना करके भी काफी बोर हो रही थी। रियू की मॉम को पता था कि उनकी बेटी चुपचाप ज्यादा दिन तक खाली नहीं बैठ सकती है। रियू को काम करना पसंद है इसीलिए वो ज्यादा टाइम तक ऐसे बिना काम किए नहीं रह सकेगी और रियू के साथ ऐसा ही हो रहा था। वो ऐसे ही पूरा दिन पड़े पड़े फोन या टीवी देखकर बोर हो रही थी। अगले दिन मोयुम एक पेशेंट को इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जा रही थी पर रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है एंड लोग उसकी बात नहीं सुन रहे थे। पर सामने एक कार में कांगदे होता है, वो आगे के सारे कार वालों को पेशेंट के बारे में बताकर रास्ता क्लियर करवाता है। मोयुम उसका चेहरा नहीं देख पाती है पर उसकी टी शर्ट पे आई लव यू लिखा हुआ था, बस वो यही देख पाती है। इधर स्योंगहो उस कंपनी से बात करने के लिए जाता है जो लोग रिटायरमेंट कम्युनिटी बिल्डिंग बनाने वाले थे। इसके लिए उनका बजट भी 2 बिलियन वॉन था, लेकिन अब वो लोग स्योंगहो को एक दूसरे आर्किटेक्ट का डिजाइन कॉपी करने के लिए कह रहे थे पर स्योंगहो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। जब वो उन्हें साफ मना कर देता है पर उसका पार्टनर म्योंगू इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कह रहा था क्योंकि इससे उन्हें काफी अच्छे पैसे मिल सकते थे, लेकिन स्योंगहो किसी और का डिजाइन कॉपी बिल्कुल नहीं करना चाहता था इसलिए वो मना करने जा रहा था। पर म्योंगू उन्हें कहता है कि वो सोचकर बताएंगे बोलकर स्योंगहो को लेकर चला आता है। म्योंगहो उसे मनाने की कोशिश करता है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। इसके लिए वो एक आइडिया देता है कि पहले तो वो लोग मान जाएंगे ये करने के लिए, पर फिर धीरे धीरे हम लोग अपना डिजाइन इसमें डाल देंगे, इससे ये पूरी तरह कॉपी नहीं कहलाएगा। लेकिन स्योंगहो इसके लिए मना कर देता है। इधर मोयुम की टीम वापस आकर उसी बंदे के बारे में बात कर रही थी जिसने रास्ता क्लियर करवाने में उन लोगों की हेल्प की थी। अभी मोयुम के नाम पे एक फूड डिलीवरी आती है, उसे कांगदान होने ही भेजा था जिसमें उसने लिखा था कि थैंक यू मिस मोयुम पिछली बार के लिए। मोयुम स्माइल करती है एंड कहती है इसको मेरा नाम कैसे पता चला। इधर रियू को किसी कंपनी के CEO से कॉल आया था जो उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करती है, वैसे ही काम जो वो ग्रिप में करती थी। पर ये सुनकर रियू ज्यादा खुश तो नहीं दिखती है। तभी उसी शॉप के बाहर स्योंगहो गुजर रहा था जो रियू को देखकर रुक जाता है। उसके बाहर आने पर उससे बात करता है। रियू उसे जॉब के ऑफर के बारे में बताती है। जॉब अच्छी है, पेमेंट भी डिसेंट है, काम भी मेरे पुराने काम जैसा ही है, एडजस्ट भी कर लूंगी। तो स्योंगहो पूछता है कि क्या तुम सच में ये काम करना चाहती हो। वही रियू कहती है काम तो काम होता है। स्योंगहो कहता है कि जो तुम करना चाहती हो वो काम करो, तुमने ही तो बताया था कि तुम ये काम करते हुए थक चुकी हो, फिर दोबारा वही काम क्यों करना चाहती हो।
तुमने ही कहा था कि तुम अपनी लाइफ को रीबूट करना चाहती हो। रियू कहती है तुम्हें उससे क्या है। स्योंगो कहता है मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, जब तुम कोई काम सच में करना चाहती हो तब तुम उसके लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो। तुम्हारी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखती है जो मुझे अभी इस वक्त नहीं दिख रही है। मैं विश करूंगा तुम अपनी ड्रीम को फॉलो करो। रियू कहती है ड्रीम देखने का हक नहीं है मुझे। ड्रीम सिर्फ उन्हीं के होते हैं जिन्हें आसानी से फेलियर के बाद दूसरा चांस मिल जाता है। जो लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं सिर्फ उन्हीं के ड्रीम्स होते हैं। तुम्हें नहीं पता होगा इस बारे में क्योंकि तुमने भी लग्जरी लाइफ जी है। मेरे लिए दूसरे चांस का ऑप्शन नहीं था कभी, और मैं ही जानती हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। तुम सोच भी नहीं सकते हो। इस पे स्योंगो कहता है कि मैं इस कंडीशन से गुजर चुका हूँ। तुम जानती हो ना, मुझे लगा तुम्हें याद होगा। ये बोलकर वो सैड होकर चला जाता है। घर आकर स्योंगो अपने मेडल्स को देखता है जिसमें हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 2008 का नेशनल जीतने के बाद स्योंगो का सिलेक्शन हो गया था 2008 ओलंपिक्स के लिए। रियू ने उसे एक टॉवल भी गिफ्ट किया था जिसपे एम्ब्रॉयडरी करके लिखा था गो फॉर गोल्ड स्योंगहो। इस टॉवल को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था। एक दिन वो अपनी रेगुलर ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, लेकिन सिग्नल में रोड क्रॉस करते टाइम एक कार ने उसे टक्कर मार दी थी जिससे स्योंगो को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। एक्सीडेंट से उसका एथलीट करियर भी खत्म हो गया था। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, रियू को भी जब ये सब याद आता है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है स्योंगो को वो सब सुनाने के लिए। इसलिए वो तभी खिड़की खोलकर स्योंगो को बुलाना चाहती थी सॉरी कहने के लिए, लेकिन अभी उसकी हिम्मत नहीं होती है, ये सोचकर कि उसकी बातों से स्योंगो बहुत हर्ट हुआ होगा। अगले दिन रियू स्कूल के पास बैठकर यही सब सोच रही थी। तभी वो याद करती है जब उस स्टूडेंट ने उसके ड्रीम के बारे में पूछा था। तब रियू ने बताया था कि हाई स्कूल टाइम में हर चीज में फर्स्ट आना ही मेरा ड्रीम था। मैं अपनी मॉम को प्राउड फील करवाना चाहती थी, सारे लोग मुझे पहचाने, सब मेरी तारीफ करें। मेरी ड्रीम में बस यही सब था। पर अब जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मैं अपने लिए बहुत बुरा फील करती हूँ क्योंकि मैंने दूसरों के वैलिडेशन पाने के लिए खुद पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तभी रियू के फोन पर इंटरव्यू का मैसेज आता है जिसे देखकर रियू सोच में पड़ जाती है। तो रात को स्कूल की प्रिंसिपल कचरा फेंकने बाहर आती है। तभी वो स्कूल के पीछे रियू को देखती है जो पेड़ के पास मिट्टी हटा रही थी। दोनों अचानक से एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। वो उसे अपने ऑफिस ले जाती हैं जहां उससे पूछती हैं कि वो अकेले पेड़ के पास क्या कर रही थी। रियू बताती है कि वो एक टाइम कैप्सूल को ढूंढ रही थी जिसे उसने 10 साल पहले यहाँ छुपाया था। रियू टीचर को सॉरी कहती है उनसे झूठ बोलने के लिए। यहाँ वो उन्हें सच बताती है अपने जॉब के बारे में। टीचर तो उसके फैसले को सपोर्ट करती हैं और उसे कहती हैं कि तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। टीचर उसे बताती हैं कि शायद स्योंगो भी यहाँ पूल के पास है तो तुम उसे मिल सकती हो। तो रियू स्योंगो से मिलने पूल के पास आती है जहाँ स्योंगो तो उसका लेटर पढ़ रहा था क्योंकि उसने टाइम कैप्सूल को पहले ही निकाल लिया था। जोर जोर से वो उसका लेटर पढ़ रहा था। इससे रियू तो बहुत ही एम्बेरेस फील कर रही थी, इसीलिए वो उससे अपना लेटर लेने के लिए पीछे पड़ जाती है और स्योंगो टाइम कैप्सूल लेकर पूल में कूद जाता है और उसे पानी में आकर टाइम कैप्सूल लेने के लिए कहता है। रियू कहती है तुम अच्छे से जानते हो मुझे स्विमिंग नहीं आती है। स्योंगो कहता है शायद तुम नहीं जानती, स्विमिंग छोड़ने के बाद आज पहली बार पूल के अंदर आया हूँ और अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें याद है एक्सीडेंट के बाद जब मुझे पता चला कि मैं अब स्विम नहीं कर सकता हूँ तब मैंने अपने आप को महीनों तक अपने रूम में बंद कर लिया था। इससे फ्लैशबैक शुरू होता है। स्योंगो की एक्सीडेंट के बाद डिप्रेशन की हालत हो गई थी। रियू कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। वो हर टाइम उससे मिलने, उससे बातें करने आती थी। उसका मूड ठीक करने के लिए उसके फेवरेट्स कॉमिक्स लेकर आती थी, पर स्योंगो उसे रूम से बाहर भगा देता था और दरवाजा लॉक करके फिर से साइड होकर लेट जाता है। रियू तो उसके रूम का चाबी लेकर उसके रूम में आ जाती है। स्योंगो उसे चाबी लेकर फिर से उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन रियू तो फिर भी नहीं रुकती है। अब तो वो सीढ़ी लगाकर उसकी खिड़की से आ जाती है। अचानक से स्योंगो की खिड़की खोलने की वजह से वो डर के गिरने ही वाली होती है, लेकिन स्योंगो उसे पकड़ लेता है तो रियू उसके रूम में आ जाती है। स्योंगो तो उस पे चिल्लाकर कहने लगता है क्या तुम पागल हो गई हो, अगर तुम इतनी हाइट से गिरती तो तुम मर जाती। रियू भी उसे गुस्से में कहती है फिर तुमने दरवाजा लॉक क्यों किया था, तुम्हारी वजह से मैं आज मर जाती, तुम एक नंबर के पागल हो। स्योंगो कहता है कि अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे ही ऐसे बोल रही हो।
पागल हो क्या? रियू चिल्लाकर कहती है अगर मैं पागल हूँ तो तुम जंगली हो। स्योंगो कहता है बकवास बंद करो और घर चली जाओ। फिर रियू उससे कहती है कि अगर मैं चली गई फिर क्या तुम अपनी लूजर जैसी शक्ल लेकर इन दीवारों को देखने बैठ जाओगे? लूजर सुनकर तो स्योंगो को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो रियू उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कहती है कि हाँ तुम लूजर ही हो। स्योंगो कहता है ये बोलना बंद करो। रियू फिर से उसे जानबूझकर चिढ़ाते हुए कहती है क्या कर लोगे लूजर, और कहती है कि अभी भी तुम बच्चे हो। ये सुन स्योंगो भी उसे छेड़ने लग जाता है और दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। स्योंगो कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ। रियू कहती है क्या अभी थोड़ा ठीक लगा? 1 महीने बाद तुम्हारी आवाज सुनी, मैंने अपनी भड़ास निकाल के अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। रियू अपने बैग से एक कुल्हाड़ी निकालती है और उसे धमकी देते हुए कहती है अगर तुमने फिर से दरवाजा बंद किया ना तो पहले तो मैं तुम्हारा दरवाजा तोड़ूंगी, फिर मैं ये बोलकर वो चली जाती। ये सुन स्योंगो इतने टाइम बाद हंसा था। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, स्योंगो उसे कहता है तुम तो ऐसी पागल थी जिसे किसी चीज के लिए डर नहीं लगता था, इसीलिए डरपोक बनने की एक्टिंग बंद करो, तुम्हें ये सूट नहीं करता है। पुराने रियू कितनी मस्तीखोर और नॉटी और एनर्जेटिक हुआ करती थी, पर अब तुम बहुत ही बोरिंग बन चुकी हो। जो सुन रियू गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि अपनी बात को वापस लो। ये बोलकर वो पूल में जंप कर देती है। अब उसे तैरना तो आता नहीं था इसलिए वो डूबने लग जाती है। रियू स्योंगो को हेल्प के लिए बुलाने लग जाती है तो स्योंगो आकर उसे पकड़ लेता है, पर रियू को तो ऐसा ही लग रहा था कि वो डूब रही है, इसलिए स्योंगो उसे अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कहता है। पर रियू तो इतना डर रही थी कि वो अपने हाथ पैर कुछ ज्यादा ही जोर से मार रही थी, जिससे स्योंगो खुद भी डूबने लग जाता है। रियू तो उसका सर पकड़कर उसे डुबाने में लग जाती है खुद को पानी के ऊपर रखने के लिए। स्योंगो काफी समझाने के बाद उसे शांत करता है और पानी के ऊपर तैरना सिखाता है। तो रियू उसे बताती कि एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, मैं काफी टाइम से ही कंपनी छोड़ना चाहती थी क्योंकि मैं वही काम कर करके थक चुकी थी, थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी और एक नई लाइफ का सपना देख रही थी। पर अब लग रहा है मेरे ग्रिप बैकग्राउंड के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ रुक गई है। स्योंगो बताता है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने स्विमिंग छोड़ी थी, ऐसा लगा जैसे स्टार्ट सिग्नल देने के बाद भी मैं अकेले स्टार्टिंग लाइन में खड़ा हूँ। मैं सोचता था कि क्या मुझे ऐसी जगह मिलेगी जहाँ मैं फिर से फ्रीली स्विम कर सकूंगा। रियू कहती है और वो जगह तुम्हें मिल गई, तुमने अपना नया ड्रीम ढूंढ लिया। स्योंगो कहता है एग्जैक्टली, जब मुझे मिल गया तो तुम्हें भी मिल जाएगा। रियू कहती है क्या सच में मैं भी अपनी नई ड्रीम ढूंढ सकूंगी? स्योंगो कहता है हाँ बिल्कुल। रियू कहती है मान लो अगर तुम्हें फिर से स्विमिंग करने का मौका मिले फिर क्या तुम आर्किटेक्ट रहना चाहोगे या नहीं? स्योंगो कहता है हाँ बिल्कुल, पर अब तुम बात मान लो, तुम्हें ग्रिप में वापस जाने का मौका मिला तो क्या तुम जाओगी? रियू कहती है बिल्कुल नहीं। स्योंगो कहता है एक और जवाब दो कि अगर तुम्हें अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करने के पहले टाइम में जाने का मौका मिले तो फिर क्या तुम्हारा फैसला होगा? जिस पर रियू कहती है कि मैं उस टाइम में जाना नहीं चाहूंगी। ये बोलते ही उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है, पर स्योंगो उसे होल्ड कर लेता है और कहता है सब ठीक है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये लोग अपने हाई स्कूल के फाइनल ईयर में थे। तब स्योंगो, रियू और मोयुम इन तीनों ने टाइम कैप्सूल में 10 साल बाद अपने फ्यूचर के लिए कुछ लिखा था। इसमें स्योंगो ने रियू के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखा था जिन्हें वो कभी रियू को बता ही नहीं पाया था, यानी वो रियू को पसंद करता था। उस लेटर में उसने लिखा था कि 10 साल वो बहुत दूर है, तब तक शायद तुमने अपने दिल की बात रियू को बता दी होगी। इसी के साथ एपिसोड का एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। मिलती हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।